तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे डेली 8 बजे से यूट्यूब पर लाइव क्लासेस मिलती है आपको, और यहां पे 8 बजे डेली आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड हर तरह का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। तो देखते हैं किनको किनको याद है जी 2020 का क्वेश्चन। तो आप सभी लोग तैयार रहिए 2020 का क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। और जो लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और जो लोग मैथमेटिक्स का क्लास करना चाहते हैं हमारे साथ पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का क्लास दोस्तों डेली 7 बजे से 1 घंटा पहले हो चुका है। आप सभी का क्लासेस डेली 7 बजे से शाम में होता है। तो मैथमेटिक्स का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अब बाकी क्लास आपको 8 बजे से होता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आप सभी लोग तैयार रहिए, देखते हैं किनको किनको 2020 का क्वेश्चन अपडेट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। देखिए, कहता है कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से कौन सी ऐसा जगह जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है ढाका, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया है। तो किन किन स्टूडेंट को याद है जी? जिनको जिनको याद है कमेंट में भर डालो अपना अपना जवाब, कमेंट में भर डालो जी। हाँ जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड को दोस्तों सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से भी पूछ सकता है, ठीक है, कि ऑक्सफोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो जिसका पड़ोसी देश सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। हाँ जी, अपडेट रहिए डेली। हर ईयर का क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सूटेबल रखिए, कभी मत भूलिए। सब कम से कम तो 10 ईयर का आप लोग मेंटेन रखिए, क्योंकि 10 ईयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी सिलेबस पढ़ना तो है ही पढ़ना, लेकिन 10 ईयर आपको मुंह पे रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर अपना चीन हो जाएगा दोस्तों, जो कि अपना दुश्मन है चीन, है ना। यहाँ पे चीन सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य, अप्रॉक्स 14 इसका पड़ोसी राज्य है ना। इससे सटा हुआ है, जैसे पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। हमारा भारत भी इसके साथ पड़ोसी राज्य, क्योंकि इसका धरातल सटा हुआ है। इसी तरीके से नेपाल भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, कहता है 2019 का रैमन मगासेसे पुरस्कार किसे मिला? यानी कि मगासेसे पुरस्कार किसको मिला था दोस्तों 2019 का? देखिए, ये करेंट अफेयर है। ये 2020 में पूछा था, तो ये 2019 का करेंट अफेयर पूछ दिया, है ना। तो करेंट अफेयर भी एक आधो को क्वेश्चन आ जाता है आपके जीके के एग्जाम में। 20 क्वेश्चन रहता है जी जीके से। अच्छा खासा आप सभी लोग जीके से स्कोर कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जो लोग नए हैं या पुराने हैं, वो लोग ये भी देखते चलिएगा कि 2020 में जो क्वेश्चन है वो किस सेक्शन से पूछा है जीके का। लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। मैंने एनालिसिस भी किया है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रवीश कुमार को, ठीक है। 2019 में जो रमन मगासेसे पुरस्कार मिला था वो रवीश कुमार को मिला था। रमन मगासेसे पुरस्कार आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम यदि बताऊंगा ना तो आप सभी को ध्यान में आ जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? अगर वो क्वेश्चन पूछ देगा, पहले आप लोग एक बार ट्राई करो। इसका दूसरा नाम क्या है पता है आप सभी को? रैमन मगासेसे पुरस्कार का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। इसका दूसरा नाम क्या जी? हाँ जी, नोबेल पुरस्कार के नाम से भी ये प्रचलित है, ठीक है। इसका नाम नोबेल पुरस्कार भी है। तो रवीश कुमार को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो किस क्षेत्र में मिला था मालूम है? इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। पत्रकारिता, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों इन्होंने एक बेआवाज़ों की आवाज़, ठीक है, बेआवाज़ों की आवाज़ एक पत्र लॉन्च किया था, यानी कह सकते हैं कविता टाइप से। उसी पे इनको ये पुरस्कार मिला था, और ये एक पत्रकार थे। रवीश कुमार क्या थे? एक पत्रकार थे। तो याद रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है
पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विलियम डेल रिपल, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप भानु मेहता, ऑप्शन नंबर सी है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी है मार्क तुली। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट के पास, लाइक करिए और कमेंट करके अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी मिलाते चलेंगे हम लोग, इसका आंसर भी मिलाते चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, द एनार्की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, याद रखना। एक आया था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, अभी ध्यान रखना है आप सभी को। ये देखिए करेंट अफेयर का एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। दो अभी तक से 2020 में करेंट अफेयर से पूछा है। कहता है छपाक फिल्म की नायिका कौन है? हाँ भैया, जो छपाक फिल्म है जो कि 2019 के समय आया था, उसकी नायिका यानी कि हीरोइन कौन है? हीरोइन कौन है? ऑप्शन नंबर 1 करीना कपूर, या ऑप्शन नंबर बी है दीपिका पादुकोण, या ऑप्शन नंबर सी है माधुरी दीक्षित, या ऑप्शन नंबर डी है नीना गुप्ता। तो आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, जो छपाक फिल्म है ना, इसकी नायिका कौन थी? वो थी दीपिका पादुकोण। ठीक है, आपको मालूम है दीपिका पादुकोण एक और फिल्म में की जिसका नाम है पद्मावत। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो पद्मावत वाला भी याद रखिएगा। इसकी नायिका कौन है? दीपिका पादुकोण ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है? हाँ भैया, जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जमाइका एक देश है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। तो यहाँ पे दोस्तों सभी लोग मिलाइएगा आंसर। देख लीजिए आप सभी लोग कितना तैयार हैं। 2020 का ही प्रैक्टिस करके देख लो कितना तैयार हो। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। ठीक है, जमाइका का जो राष्ट्रीय खेल है ना वो क्रिकेट है। और भारत का कौन सा है? भारत का आप सभी लोग बताओ राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत सब क्रिकेट करते थे। क्रिकेट भारत का नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। हाँ जी, बहुत अच्छा दोस्तों, हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हमें अब से हॉकी पे ध्यान देना है, ना कि क्रिकेट पे। देखते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट ज़्यादातर, वो क्या करते हैं क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं। ड्रीम 11 करके एक आ गया ऐप, ड्रीम 11 करके आ गया, जिसका प्रचार हमारे धोनी सर कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। ड्रीम 11 बहुत ही ख़राब लत है। इसमें पैसा जोखिम वाला चीज़ है। जब भी आप इसका प्रचार देखोगे ना तो वहाँ पे बोलेगा कि अपने रिस्क पे खेलिए, बोल देता है उसमें। यह म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग सुने होंगे, उसमें भी बोलता है। और इंग्लैंड का कौन सा है मालूम है? इंग्लैंड का क्या हो जाता है पता है? बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल जो पतला सा इतना सा लंबा डंडा रहेगा, इतना ही पतला लवे करेगा, पकड़ के मारो गेंदा के, जैसे बैट बॉल में होता है। उसमें होता है ना कि 4 राउंड घूमे पड़ता है, जितना घूमेगा ना उतना ज़्यादा रन लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये तो खैर किससे मालूम है? ये विविध से है। ये कौन सा विविध से क्वेश्चन है? मिसलेनियस वाला चैप्टर से। कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट कब खेला गया? ऑप्शन नंबर ए है 2000 में, ऑप्शन नंबर बी है 2010 में, ऑप्शन नंबर सी है 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 1995 में। कब खेला गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ना, देखिए प्रथम T20 क्रिकेट कब खेला गया था? 2005 में। ठीक है, 2005 में। याद रखिएगा भैया, आपसे 2005 में क्या हुआ था? T20 क्रिकेट खेला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? आगे बढ़े। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो T20 क्रिकेट है यह किन किन देशों के बीच खेला गया था? हाँ, किन देशों के बीच खेला गया था? किन्हीं को याद है? तो बताइए कमेंट करके। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के तौर पे, ऑस्ट्रेलिया और किन के बीच में हुआ था? न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 आपके सामने है। कहता है गिलहरियों के घर को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों गिलहरी का जो घर होता है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रे, ऑप्शन नंबर बी है डेन, ऑप्शन नंबर सी है फैनल, ऑप्शन नंबर डी है
स्टाई क्या कहते हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए धड़ल्ले से। सभी का आंसर राइट आना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग 2020 का कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या कहते हैं। गिलहरियों के स्थान को हम लोग ड्रे कहते हैं। तो अब से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जी, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको तो मालूम ही होना चाहिए क्या गिलहरी के स्थान को क्या कहते हैं, ड्रे कहते हैं। और शेर के या बाघ के घर को हम लोग क्या कहते हैं, शेर के घर को क्या कहते हैं, डैन कहते हैं, जिसको हम लोग मांद के, हिंदी में मांद के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, ज़्यादातर जो गिलहरियाँ होती है वो पेड़ पे रहती है और इसी पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रे कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया? जो संघीय बजट कहने का मतलब उस समय क्या था, संघ में था, यानी संघीय यानी कि कहने का मतलब संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए है 1947 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1948 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। कब किया गया था बजट को पास? तो आप सभी को बता दूं, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पास किया गया था? तो वो पास हुआ था 1947 में, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस दिन, ठीक है। और इसका डेट से यदि बात करें तो 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को ये प्रथम संघीय बजट था वो पेश किया गया था, ठीक है। और ये जो उस समय जब पेश किया गया था तो उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, है ना। कोई ना तो कोई वित्त मंत्री होगा ना भैया, तभी ना जाकर के बजट पास किया होगा। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? यानी कि 1947 में देश आज़ाद के समय कह सकते हैं R.K. शनमुखम, ठीक है, R.K. शनमुखम शेट्टी, ठीक है, याद रखना R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बजट था ना, ये 7.5 माह का था, ठीक है, 7.5 माह वाला अवधि वाला बजट था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है 1 इंच बराबर क्या होता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था 2020 वाले में, आपके बुक में अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था उस तरीके से करेंगे। 1 इंच बराबर होता है किसके? ऑप्शन नंबर है 36.2 mm के, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर सी है 2.54 सेमी यानी कि सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर डी है 0.254 mm के। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे 1 इंच बराबर कितना होता है। 1 इंच बराबर यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम लोग आज जानते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं ना उनका राइट है, 2.54 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। वही एमएम की बात करें तो 25.4 mm हो जाएगा। यदि मीटर में पूछ दे तो 0.03 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर सीपी रॉय थे एक, ऑप्शन नंबर ए भौतिक शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है रसायन शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है दार्शनिक। वो सर सीपी रॉय जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, जो सर सीपी रॉय थे इनका पूरा नाम बता दूँ, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, इनका पूरा नाम था। और ये एक दोस्तों रसायन शास्त्री थे, यानी कि रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, यहाँ पे रसायन शास्त्री वो थे, ठीक है। और इनका जन्म बता दूं, यदि सर सीपी रॉय का जन्म की बात करें तो 2 अगस्त 1861 ईस्वी को बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है, देखिए ये आ गया एशियंट हिस्ट्री से, है ना, एशियंट हिस्ट्री से, निम्न में से किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने की? निम्न में से किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने की? ऑप्शन नंबर ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है गुरु हरकिशन, ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गुरु हर राय। किसका औरंगजेब ने मौत किया था? हाँ जी, मार दिया था।
तो यहाँ पर से आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को यहाँ पे औरंगजेब ने हत्या की। क्यों हत्या की? तो मालूम है गुरु तेग बहादुर क्या थे, या क्या थे, ये पंजाबी वाला में से थे। ठीक है, यानी सिख धर्म के थे। ठीक है, सिख धर्म, पंजाबी लोग क्या होते हैं, सिख धर्म मनाते हैं। अब ये क्या हुआ, ये गए इनके शासनकाल में क्या है के लिए, सिख धर्म को क्या कहते हैं, सिख धर्म को प्रचार करने के लिए, है ना। ये क्या किए, तो वहाँ पे क्या हुआ सिख धर्म में कि ये औरंगजेब ने इनको कहा कि आप इस्लाम धर्म अपनाओ। वो राजा था, कुछ भी कर सकता है, उसका आदर यदि नहीं करोगे तो क्या होगा। तो तेग बहादुर कहे कि नहीं, हम सिख धर्म की प्रचार करने हैं, यदि आप सिख धर्म करते हो तो करो, मैं इस्लाम धर्म नहीं करूँगा। उसी में नहीं करूँगा मैं, इनका नहीं कर दिए। और आप सभी को मालूम होना चाहिए जो गुरु तेग बहादुर थे ना, ये 9वें गुरु थे, और 9वें गुरु थे, और 10वें गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह और इनके पापा थे। इनके क्या थे, बाप थे। गुरु तेग बहादुर कहने का मतलब पिता थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे, तेग बहादुर, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यहाँ पे, बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया। देखो भैया, बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर ए है अबुल फैजी, ऑप्शन नंबर बी है बहमन शाह, ऑप्शन नंबर सी है दाऊद शाह, ऑप्शन नंबर डी है शेर शाह सूरी। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो शासक है बिहार का जो हुमायूं को हराया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। ठीक है, यहाँ पे कौन है जो बिहार का है, वो है शेर शाह सूरी दोस्तों, जिसको ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। पहला हराया था 1539 ईस्वी में। कब? यहाँ पे 1539 ईस्वी में हराया था। 1539 ईस्वी में हराया था, जिस युद्ध का नाम क्या पड़ा था, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध पड़ा, उस युद्ध का जिसमें हराया था हुमायूं को। और दूसरा था बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में, जस्ट इसके बाद एक और लड़ा गया, उसी में फिर से हरा दिया। ठीक है, क्योंकि हारने वाले को लगता है कि नहीं अभी हम लोग हारे हैं। देखो, हारना उसे नहीं कहते हैं। देखो हुमायूं क्या क्या एक बार हारा है 1539 में, लेकिन वो हारा नहीं, फिर से लड़ा, लेकिन फिर से वो हार गया। फिर से लड़ता, शायद जीत जाता, बट फिर से लड़ाई नहीं हुआ, वो हार गया, हत्या कर दी गई, ख़त्म हो गया। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे उसका अंत हो गया। ठीक है, तो हारना उसे नहीं कहते, कि हारना उसे कहते हैं जब हम किसी काम को करना छोड़ दें, मन से हार जाएं, उसे हारना कहते हैं। अगर जो अंतिम सांसों तक करते रहें, उसे हारना नहीं कहते हैं। तो आप सभी लोग को यदि पैरामेडिकल नहीं निकला है 2020 में, कोई बात नहीं, 2021 में निकाल देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1948 में भारत का वायसराय कौन था। 1948 में भैया भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर नेहरू जी, ऑप्शन बी है राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड माउंटेनबेटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेबेल। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, उतना ही इंपॉर्टेंट। देखिए 1948 में जो भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कहा जाए, देखिए अंतिम वायसराय कहिएगा, देखिए अंतिम वायसराय कहिए तो वो भी माउंटबेटन आएंगे, और प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल का दे तो वो भी क्या आएंगे, माउंटबेटन ही आएंगे। प्रथम और अंतिम ये दोनों एक ही हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर स्वतंत्र में कहे, स्वतंत्र भारत में, तो राजगोपालचारी भारतीय वो थे। कौन थे? भारतीय। यदि कहे कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालचारी थे, याद रखिएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। भैया 2020 में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था। अब किताब में ये कर दिया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या है, ये क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था कि लक्षद्वीपों का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 13.62 किलोमीटर, बी है 32.62 किलोमीटर, सी है 64.5 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है 650 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर तो होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म नहीं है।
तो चलिए यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 32.62 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप जो समूह है, द्वीप है, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 32.62 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इस पे द्वीपों की संख्या कितनी है तो वो है 36। अब सोच लीजिए इतना छोटा पे 32 किलोमीटर वाला पे 36 गो द्वीप है, कितना कितना होगा, इतनी होगा हमको लगता है ना। चलिए 1 मीटर स्क्वायर पड़ेगा किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस के प्रथम रोगी पाए गए। कोरोना वायरस का प्रथम रोगी दोस्तों भारत के किस प्रांत में पाया गया, चलिए बताइए तो जल्दी से आंसर आप सभी लोग। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ना वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे केरल, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अब ये हुआ था कहाँ पे तो केरल के एक युवती, एक लड़की से शुरू हुई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कोरोना वायरस एक लड़की से शुरू हुई थी जिसका एज लगभग अप्रोक्स 20 वर्ष था। ठीक है, कितना 20 वर्ष की लड़की थी। और ये 30 जनवरी 2020 में ये केस सामने आया था कि कोरोना वायरस पाया गया है हमारे देश में। ठीक है, और ये 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान में वापस लौटी थी। ठीक है, ये लड़की क्या हुई थी, चीन से आई थी, और वही चीन, आपको पता होगा कि चीन से ये कोरोना वायरस आया है। तो वो लड़की चीन से 25 जनवरी 2020 को आई थी और 30 जनवरी 2020 को हमारे देश में पता लगा कि कोरोना का संक्रमण है उस लड़की में। ठीक है, उस व्यक्ति में चेकअप हुआ किसी तरीके से था और वो बहुत जगह घूम चुकी हुई थी हमारे देश में, जिसके कारण कोरोना वायरस संक्रमण हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बने थे। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे, तो द्वितीय कौन बना। क्वेश्चन कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, डायरेक्ट आपसे नहीं कहा है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है, थोड़ा सा घुमा करके कहा है। तो हम लोग भी घुमा करके आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन। तो आप सभी को पता होना चाहिए जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब किन्हीं किन्हीं कोई सी बता रहे होंगे, कोई सी बता रहे होंगे, किन्हीं को यही पता लग रहा है कि सी होगा। नहीं बाबू, ये प्रथम लेडीज में प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रथम में अगर महिला में कहे तो वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इनका कार्यकाल कितना से कितना रहा अगर पूछ दे तो इनका कार्यकाल मालूम है 1964 से 66 तक रहा। यानी कि आपको पता है कि प्रत्येक 5 साल तक होता है। ठीक है, इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कार्यकाल है, लेकिन इनका थोड़ा सा ज़्यादा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कितना कार्यकाल था तो 1947 से 1964 तक, और 1964 के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाए सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पनामा नहर है जो किसको जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत एवं आंध्र महासागर को, ऑप्शन नंबर सी लाल एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन नंबर डी हिंद एवं प्रशांत महासागर को। किसको जोड़ती है पनामा नहर। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को क्या करता है, ये क्या करता है, नहर को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको देश या महासागर वाला आ जाए तो ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। और इसका जो कॉर्नर पे दोनों सिरा पे जो बंदरगाह है, एगो बंदरगाह का नाम है कोलन बंदरगाह, एगो के नाम है पनामा नहर के नाम पे ही रख दिया गया है। ठीक है, कौन कौन महासागर को जोड़ता है एक बार फिर से रिपीट करिए, तो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर। और किस किस को अलग करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग किसको करता है तो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखा गया इसके लेखक कौन है, आप सभी को पता है, याद है? याद है तो कमेंट में जल्दी से भरिए, कमेंट में भरिए सभी लोग आंसर। हाँ जी, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ बता रहे हैं ना, उनका राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। और ये प्रकाशित कब की गई थी, तो 1776 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों, 1776 ईस्वी में की गई है, ठीक है। इसमें राष्ट्र के बारे में बताया गया है, इसमें राष्ट्र के गहरे अध्ययन यानी कि संपन्नता समृद्धि के बारे में बताया गया है। और इन्हें मालूम है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ देगा कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है या अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि दादा कह सकते हैं, पितामह उसी को ना कहेंगे, संस्कृत में पितामह दादा को कहते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कहते हैं दादा, परदादा। तो यहाँ पे एडम स्मिथ को दादा कहते हैं, तो आपसे याद रखिएगा दादाजी को। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।